गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऊर्जा का लेक्चर दूसरा। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि ताप विद्युत संयंत्र क्या है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जल विद्युत संयंत्र। इसको आप अच्छे से देखेंगे क्या है। जल विद्युत संयंत्र, इसको बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट, ये सभी नॉर्मल चीज़ें हैं जिसे आप हमेशा दैनिक जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए आप इस पर ध्यान देंगे। ये जल विद्युत संयंत्र कैसे बनता है ज़रा ये देखिए। सबसे पहली बात, जल विद्युत संयंत्र बनाने के लिए हम लोग अगर कहीं पे ऊंचाई पे नदी है, जैसे कहीं पहाड़ी इलाके में नदी पहाड़ पर से उतरती है, तो वहाँ पे नदियों को एक आपने क्या किया, डैम बना के, ये डैम बना के, डैम बांध बना के, ये क्या है, ये डैम है। आपने क्या किया, बांध बना के उस पानी को स्टोर कर लिया। सबसे पहली बात ये जल है, आपने क्या किया, जल को बांध बना के स्टोर कर लिया, ये आपका बांध है। अब आपने क्या किया, यहाँ से पाइप के सहारे से, पाइप के सहारे से आपने क्या किया, इस पानी को नीचे लाया यहाँ, और यहाँ पे आपने क्या किया, टरबाइन लगा दिया। ये क्या है, आपने यहाँ पे क्या किया, टरबाइन लगा दिया। और ये आपका डायनेमो है, डायनेमो, और ये क्या है, ये टरबाइन है। क्या होगा, ये जो पानी का जलधारा आएगा, ये क्या करेगा, इस टरबाइन को घुमाएगा। जब ये टरबाइन घूमेगा तो डायनेमो घूमेगा, जब डायनेमो घूमेगा तो यहाँ से आपको क्या प्राप्ति होगी, विद्युत धारा प्राप्ति होगी। तो ये जो एक सिस्टम है, इस सिस्टम का नाम है जल विद्युत संयंत्र। ओके, अर्थात आपने डैम बनाया, पानी को उसमें जमा किया, उसके बाद यहाँ से पाइप के सहारे पानी को बाहर किया, ताकि पानी का जो यहाँ पे प्रवाह होगा, ये आपका पाइप है, और यहाँ पे गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होगा, जिससे टरबाइन बहुत तेज़ी से घूमेगा, और यहाँ से डायनेमो घूमेगा, और डायनेमो घूमने की वजह से यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न होगी। डायनेमो तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये है पूरा का पूरा जल विद्युत संयंत्र। अब देखेंगे जल विद्युत संयंत्र से लाभ क्या क्या है। लाभ नंबर 1, पहले इस फिगर को बनाएंगे, फिगर को आप डील करेंगे कि आपने जल को रोकने के लिए ऊंचे स्थान पे बांध बनाया, फिर उस बांध में से आपने एक पाइप निकाला, 2-3 पाइप निकालते, ढेर सारा डायनेमो लगा दिए, टरबाइन लगा दिया, यहाँ पे जल धारा टरबाइन पे पड़ती है तो वो घूमती है, डायनेमो घूमता है, और वहाँ से विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जल विद्युत संयंत्र का लाभ क्या है। देखेंगे इसका सबसे पहला लाभ है कि ये जो आपका जल विद्युत संयंत्र है, जल जो है ये नवीकरणीय संसाधन है या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। दूसरा, ये इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। तीसरा, जल को बांध बनाकर रोकने से बाढ़ पर नियंत्रण होता है। चौथा है आपका, चौथा, इससे सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। पांचवा है कि आपको पांचवा दिख रहा है, पांचवा है जी, पांचवा दिख रहा है, पांचवा, इससे सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। पांचवा, यहाँ पे मछली पालन की व्यवस्था की जाती है। छठा है आपका, यहाँ एक पर्यटक स्थल का निर्माण किया जा सकता है। तो ये क्या है, ये जल विद्युत संयंत्र का लाभ है। सबसे पहले क्या, ये नवीकरणीय संसाधन है, यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इससे क्या बोले, ये इसमें प्रदूषण की मात्रा उत्पन्न नहीं होती है। जल को रोक करके आप बाढ़ से बचा सकते हो, इस सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हो, यहाँ पे आप मछली पालन कर सकते हो। इससे आप इसे पर, जैसे कहीं बराज है, बराज बहुत बड़ा बड़ा बांध बना हुआ, जैसे सरदार सरोवर बांध जो टेहरी नदी पर है, वो क्या बोल, ये ये टेहरी बांध जो गंगा नदी पर है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध और टेहरी गंगा नदी पर टेहरी बांध। तो ये जो दोनों है, उसके बाद भाखड़ा नांगल बांध है। तो ये सभी जितना बांध है, उन सभी में हम लोग घूमने जाते हैं, तो क्यों, क्या है, एक पर्यटक स्थल है। ठीक है, अब इससे लाभ देखें हम लोग। अब देखेंगे हानि, इससे हानि क्या क्या है। सबसे, ये तीनों चीज़ की चर्चा करनी पड़ेगी। पहले आप फिगर बनाएंगे, उसके बाद फिगर को डील करेंगे, लाभ लिखेंगे, हानि लिखेंगे। सबसे पहला हानि है कि यहाँ अगर हम लोग बांध बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा कृषि योग्य भूमि बर्बाद हो जाती है।
क्योंकि अब बांध बनाओगे तो एक बड़े क्षेत्र में बांध बनेगा तो कृषि योग्य भूमि बर्बाद हो जाती है। दूसरा, एक बड़ी जनसंख्या में एक बड़ी आबादी को वहाँ से विस्थापित करके कहीं और ले जाया जाता है। और तीसरा है आपका कि उन विस्थापित लोगों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। और पांचवा है आपको, यदि कभी बांध टूटने की आशंका हो तो एक बड़े महाविनाश को न्योता दे सकता है, एक बहुत बड़ा महाविनाश ला सकता है। तो ये क्या था? जल विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट, अगला आप देंगे पवन ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? पवन ऊर्जा। तो अगला हेडिंग दो आप मेरे साथ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पवन ऊर्जा। तो अगला हेडिंग होगी आपके सामने पवन ऊर्जा। ये पवन ऊर्जा क्या है? सबसे पहली बात, पवन बहती कैसे वो देखिए। यहाँ जरा रफ करते हैं। ये मान लो स्थल है और ये आपका जल है। जल को हम लोग चलो डैश डैश से दिखाते हैं, ठीक है। आप जब फिजिक्स और आगे थोड़ा पढ़ोगे तो आपको बताएंगे हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में कि ये जो स्थल है ये जल्दी गर्म होता है तथा जल्दी ठंडा होता है, जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। ये देर से गर्म तथा देर से ठंडा होता है। कौन? पहले इन सभी बात को समझिए। क्या बोले? स्थल जो है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। जल जो है वो देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं दिन का। देखेंगे दिन में देखेंगे दिन में ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये स्थल, ये कौन है? स्थल। और ये क्या है? जल। देखेंगे अच्छे से। ये स्थल, जल के स्थल क्या होगा? तुरंत गर्म होता है। तो ये क्या होगा? तुरंत गर्म हो जाएगा। और ये देर से गर्म होगा, ये देर से गर्म होगा, ठीक है। ये तुरंत गर्म होगा, ये तुरंत गर्म होगा और ये देर से गर्म होगा। इसका मतलब है ये जो तुरंत गर्म हो गया मतलब यहाँ पे गर्मी अधिक है, यहाँ पे गर्मी कम है। हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में, 7th क्लास का फिजिक्स बोलता है जहाँ पे ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है वहाँ पे वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ स्थल पर का स्थल जल्दी ज़्यादा गर्म होने, इसको गौर से समझिए, स्थल अधिक गर्म होने की वजह से यहाँ का वायु ऊपर चला गया होगा, तो यहाँ पे वायु कम हो जाएगा, वायु कम हो जाएगा। और यहाँ ठंडा है तो यहाँ वायु टिका रहेगा। जहाँ पे ठंडा होगा वहाँ पर वायु टिका रहेगा। तो वायु कम है, यहाँ पे वायु अधिक होगी। आप बताइए, जहाँ पे वायु कम तो वहाँ पे दाब भी कम हो जाएगा, और जहाँ पे वायु अधिक वहाँ पे दाब क्या होगा? अधिक हो जाएगा। अब बताइए, तो हवा किधर से किधर चलेगी? हवा चलेगी अधिक दाब से कम दाब के तरफ, अधिक दाब से कम दाब के तरफ, अधिक दाब से कम। दिन में हवा, आप समझिए, दिन में हवा जो है वो किधर से किधर? जल से स्थल की तरफ, जल से स्थल के तरफ चलती है। समझिए, अभी हम क्या प्रूफ किए बताइए। दिन में हवा किधर से किधर चलेगी? जल से स्थल के तरफ चलेगी। ओके, अब जरा कहानी देखिए रात की। ये कहानी कब का था? दिन का। अब रात का, रात में देखिए क्या होगा। रात में ये आपका स्थल है और ये यहाँ पे आपका जल है, ठीक है। अब देखिए स्थल क्या होगा? तुरंत ठंडा, तुरंत ठंडा। ये क्या? देर से ठंडा। ये क्या बोले? ये देर से ठंडा और ये तुरंत ठंडा। तुरंत ठंडा अगर हो गया तो यहाँ पे वायु अधिक टिकेगी, वायु अधिक, और यहाँ पे देर से ठंडा तो यहाँ पे वायु कम हो जाएगा। वायु अधिक तो यहाँ पे दाब अधिक होगा, यहाँ पे दाब कम होगा। अब बताइए, तो हवा किधर से किधर बहेगी? अधिक दाब से कम दाब की तरफ। देखिए ना, अधिक दाब से कम दाब की तरफ, मतलब रात में हवा किधर से किधर? स्थल से जल की तरफ, स्थल से जल के तरफ चलती है। पहले तो ये 2-3 पॉइंट आप याद रखेंगे कि पवन किधर से किधर चलती है। दिन में हवा जल से स्थल की तरफ, और रात में हवा जो है स्थल से जल की तरफ चलती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ चुके हैं।
आप देखिए, तो हम लोग वैसे सबसे पहली बात पवन ऊर्जा को हम लोग वहाँ पे इंस्टॉल्ड करते हैं, वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हवा अत्यधिक देर तक उपलब्ध हो, अत्यधिक देर तक उपलब्ध हो। तो पवन ऊर्जा क्या है कि यदि हम लोग पवन ऊर्जा का मतलब हो गया यदि हम लोग हवा का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन करें, तब इस प्रक्रिया का नाम क्या है, पवन ऊर्जा। ठीक है, अर्थात हवा का उपयोग करके, विंड का उपयोग करके यदि आप विद्युत बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पवन ऊर्जा। अब देखिए, सबसे पहली बात की पवन ऊर्जा से लाभ क्या क्या है, इससे लाभ क्या क्या है। पवन ऊर्जा कैसा होता है, एक लंबा सा ये स्टैंड लगा होगा और यहाँ पे फैन लगा होता है ऐसा, ये वाला, इसको बोलते हैं विंड मिल, इसी का नाम है विंड मिल, इसी को बोलते हैं पवन चक्की। क्या बोलेंगे, पवन चक्की। ये क्या है, पवन चक्की। अब देखिए इसका लाभ क्या क्या है। नंबर पहला लाभ है कि ये जो आपका पवन चक्की है इसमें जो है ये नवीकरणीय स्रोत है। दूसरा लाभ है इसमें प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। तीसरा लाभ है कि इसमें बार बार खर्च नहीं होता है। चौथा लाभ है कि ये जो है आपका क्या बोलते हैं, इससे कम खर्च पर अधिक ऊर्जा मिलती है। किससे, पवन ऊर्जा से। अब इसकी हानि देखिए क्या क्या है, इसका हानि नहीं, दोष क्या क्या है, देखेंगे दोष क्या क्या। हानि अलग वर्ड, थोड़ा सा दोष लिखते हैं। पहला दोष ये है कि ये जो आपका पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा हमेशा वैसे जगह पे लगाना पड़ेगा जहाँ पे सालों भर हवा चलती हो। इसका पहला दोष है, इसका डिमेरिट है कि आप पवन चक्की वहाँ लगाएंगे जहाँ सालों भर हवा उपलब्ध रहती हो। दूसरा है कि पवन चक्की को चलाने के लिए हवा का वेग कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए हमेशा। पवन चक्की को चलाने के लिए कम से कम हवा का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तीसरा पवन चक्की को लगाने के लिए एक बड़े भूभाग की आवश्यकता होती है। पवन चक्की को लगाने के लिए एक बड़े भूभाग की आवश्यकता होती है। और चौथा दोष है कि पवन चक्की का स्टैंड बड़ा होने की वजह से कभी हवा का झोंका आने से वो गिर जाता है, जिस कारण खतरे की आशंका बनी रहती है। तो विंड मिल के हवा के झोंका में विंड मिल के पवन चक्की के गिर जाने से गिरकर खतरे की आशंका बनी रहती है। ये क्या है, पवन चक्की का दोष है। ओके, नेक्स्ट पवन चक्की के बाद हम लोग पढ़ेंगे सौर ऊर्जा। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, सौर ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा क्या है। सबसे पहली बात, सौर ऊर्जा का मतलब होता है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। क्या बोले, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलेंगे, सौर ऊर्जा। क्या बोल रहे हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। ओके, तो लगभग भारत एक ऐसी जगह पे जहाँ पे भारत में साल भर में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे सौर ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा बहुत अधिक हम लोगों को प्राप्त होता है सालों भर में। नेक्स्ट हम लोग को ये समझना है कि सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग दो जगह करते हैं। सबसे पहला करते हैं सोलर कुकर में, और दूसरा करते हैं सोलर सेल में। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, सोलर कुकर में और दूसरा सोलर सेल में। जरा सा हम लोग समझते हैं कि ये सोलर सेल कैसे बनता है, ये सोलर सेल क्या है और ये कैसे बनता है। क्या बोले, सोलर सेल। तो हम लोग को अब समझना है सोलर सेल क्या है, समझिएगा ये सोलर सेल क्या है। सबसे पहली बात आप देखे होंगे, सोलर सेल एक ऐसा विद्युत उपकरण है, इसके आगे में लिखेंगे आप, सोलर सेल एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो सौर ऊर्जा को सीधा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या बोले, सोलर सेल एक ऐसा विद्युत उपकरण होता है जो सौर ऊर्जा को सीधा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लिख दिए उसके नीचे। अब देखेंगे सबसे पहली बात क्या होता है, ये मान लो इसको बोलते हैं सोलर प्लेट। इसका नाम क्या है, सोलर प्लेट बन गया। अब इस पे सिलिकॉन का सेल लगा होता है, सिलिकॉन का सेल, ये सिलिकॉन का सेल है।
ये सभी सिलिकॉन का सेल है, ये सभी सिलिकॉन का सेल है, ठीक है। ये सब किसका बना हुआ है, सभी सभी सिलिकॉन का। सभी को हम लोग चांदी के तार से, ये सभी सभी किससे जोड़ा हुआ है, ये सभी सभी किससे जोड़ा हुआ है, चांदी के तार से जोड़ा हुआ है। आप देखेंगे तो सवाल ये है, यहाँ इसको हम लोग सिलिकॉन, अब यहाँ से तार लगा होगा और ये तार सीधा कहाँ जाता है, बैटरी में जाता है। ये तार कहाँ जाएगा, ये तार जाता है कहाँ, बैटरी में। तो ये आपका क्या है, ये आपका बैटरी, देखेंगे तो ये पूरा सिस्टम है। तो ये जो सोलर सेल है, छोटा छोटा सेल है, ये सेल सब 1 वोल्ट का होता है और ये सभी किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन अर्धचालक है, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि अगर सूरज के सामने रखेंगे तो ये क्या होगा, ये गर्म होगा। तो आपने पढ़ा था कि अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध कम होता है। तो अर्धचालक को जब गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध कम होने की वजह से आवेश का प्रवाह, मतलब धारा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसीलिए आप लोग किसका यूज करेंगे, सिलिकॉन का। आप इसमें लोहा या कॉपर या एल्युमिनियम यूज मत करना, क्योंकि वो सभी धातु है, वो सब चालक है। चालक को अगर रोशनी में रखोगे, धूप में रखेंगे, उसका वो जब गर्म होगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, धारा का मान कम हो जाएगा, झूठ मूठ का पैसा लग जाएगा, कोई काम नहीं होगा। इसीलिए आपने क्या लगाया, सिलिकॉन, ठीक है। जैसे ही सिलिकॉन पर सौर ऊर्जा पड़ेगा, जैसे ही सिलिकॉन पर सौर ऊर्जा पड़ेगा तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके, और ये किसका वायर है, ये चांदी का तार है, ये चांदी का तार है। क्या होगा, जैसे ही ये कौन चीज है, ये सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा जैसे ही पड़ेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू हो जाएगा, अर्थात विद्युत धारा का निर्माण हो जाएगा। तो क्या बोला आपने, सोलर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पे कौन ऊर्जा मिलेगा आपको, आपको मिलेगा विद्युत ऊर्जा। सोलर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, पहला। दूसरा, सोलर सेल में किसका उपयोग, सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। सभी सिलिकॉन के बैटरी का वोल्टेज कितना, 1 वोल्ट होता है। सभी सिलिकॉन किससे जोड़ते हैं, चांदी के तार से जोड़ा जाता है। ओके, आप देखेंगे सोलर सेल से लाभ, इससे लाभ क्या है, इससे लाभ और इससे हानि क्या है, जरा ये देखेंगे। सबसे पहली बात कि सोलर सेल से क्या लाभ है, तो पहले लाभ की चर्चा करते हैं। लाभ तो सबसे पहला ये है कि ये आपका नवीकरणीय स्रोत है। दूसरा, इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। तीसरा, इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता है। देखिए ना, कोई मूविंग पार्ट नहीं है। सोलर प्लेट को जाइए छत पे रख दीजिए, एक वायर लीजिए, बैटरी में जोड़ दीजिए, कुछ मूविंग करने वाला नहीं। इसमें क्या होता है कि इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता है, घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। इसीलिए इसका उपयोग अंतरिक्ष में किया जाता है। सैटेलाइट में हम लोग लगाते हैं किसको, सोलर सेल को। इसका उपयोग अनुसंधान में होता है, इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। तो ये सभी इसका ढेर सारा उपयोग है। लेकिन इसका कुछ दोष है, इसका कुछ डिमेरिट है। डिमेरिट ये है कि चांदी का तार लगाने के कारण से ये महंगा हो जाता है। नंबर 1, चांदी का जो तार आप लगाते हैं सिलिकॉन को जोड़ने के लिए, इसीलिए चांदी लगाते हैं क्योंकि चांदी सबसे अच्छा सुचालक है। ओके, तो चांदी लगाते हैं इसीलिए। दूसरा है कि सिलिकॉन, जो सिलिकॉन इसमें यूज होता है वो प्रकृति में कम पाया जाता है, इसीलिए सिलिकॉन की प्राप्ति प्रकृति में कम है। और तीसरा, महंगा होने की वजह से ये अधिक उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। थोड़ा सा महंगा होने की वजह से इसका हम लोग उपयोग बहुत ज़्यादा करना पसंद नहीं करते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे ये है भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भूतापीय ऊर्जा। ये थोड़ा सा आप देख लेंगे इसको, भूतापीय ऊर्जा। ये भूतापीय ऊर्जा क्या है देखेंगे। सबसे पहली बात कि मान लो कि ये जो आपका भूतापीय ऊर्जा क्या है, ये समुद्र है, ऐसा आप समझिए इसको। ये समुद्र है, ये क्या है, तो ये आपका समुद्र है, ये समुद्र है। देखेंगे अगर समुद्र में अगर प्रकाश आएगा तो कहाँ टकराएगा, सबसे पहले सतह पर। ये क्या है, ये प्रकाश है, तो प्रकाश कहाँ टकराएगा, सतह पर। तो यहाँ का ताप जो होगा वो अधिक होगा और नीचे का ताप जो होगा वो कम होगा। ठीक है, ये कहाँ है, नीचे का सतह है, तो यहाँ का ताप कम होगा और ऊपर का ताप अधिक होगा। और दोनों के बीच में ताप का अंतर, दोनों के बीच में ताप का अंतर कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर आप ये बनाना चाहते हैं भूतापीय ऊर्जा स्रोत,
तो ऊपर का सतह और नीचे की सतह में ताप का अंतर कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस, ऊपर में ताप अधिक नीचे में ताप कम होगा। ओके, अब देखेंगे तो अब आपने क्या किया कि इसके चलते आपने क्या किया यहाँ पे, तो ऊपर में ताप अधिक नीचे में क्या होता है, ताप कम होता है। तो सबसे पहली बात आपने क्या किया, मान लो यहाँ पे एक टरबाइन लगा हुआ है, यहाँ पे एक टरबाइन लगा हुआ है, ये किसका सूचक है, ये सूचक है टरबाइन का, और ये टरबाइन है, यहाँ पे टरबाइन का ब्लेड लगा होगा, अंदर में टरबाइन का ब्लेड लगा होगा, ये शाफ्ट है, और यहाँ पे ये डायनेमो लगा हुआ है, ये डायनेमो है, ये क्या है, ये टरबाइन है, ये टरबाइन का ब्लेड है। अब हम लोग क्या करते हैं देखेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से पाइप के द्वारा यहाँ देखिए, इसमें क्या भरा हुआ है, ये जो पाइप है, इस पाइप में द्रव अमोनिया भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें ये जो भरा, इसमें है द्रव अमोनिया भरा हुआ, क्या भरा हुआ है, द्रव अमोनिया भरा हुआ है। तो क्या होता है, ऊपर का ताप अधिक है नीचे का ताप कम है, ये द्रव अमोनिया जब ऊपर जाता है तो ये इधर जाकर के गैस बन जाता है, ताप अधिक है तो वो क्या बन जाएगा, नीचे में द्रव है, और जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, गैस, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर अधिक है। जैसे ही गैस बनेगा तो इसका प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है। प्रेशर अधिक होने की वजह से जब ये इधर की तरफ जाएगा तो इसमें जैसे ही घुसेगा, तो इसमें जब घुसेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये टरबाइन के ब्लेड को दाब लगाएगा, तो टरबाइन का ब्लेड क्या होगा, घूमेगा, और टरबाइन का ब्लेड घूमने की वजह से ये शाफ्ट घूमेगा और ये डायनेमो घूमेगा, तो यहाँ से आपको विद्युत की प्राप्ति होगी, यहाँ से आपको क्या मिल गया, विद्युत मिल गया। पुनः ये जो अगर गैस अमोनिया इसको घुमा देगा तो वो पुनः द्रव बन जाएगा और यहाँ कंटेनर में आ जाएगा, यहाँ पे लगा होता है पंप, फिर ये पंप क्या करेगा, इसको ऊपर भेज देगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, द्रव अमोनिया घूमता रहेगा, टरबाइन का ब्लेड घूमता रहेगा, डायनेमो घूमता रहेगा, और आपको यहाँ पे विद्युत मिलता रहेगा। और इसी ऊर्जा का नाम क्या है, भूतापीय ऊर्जा। इसका क्या नाम है, भूतापीय ऊर्जा। इसी को आप भूसागरीय ऊर्जा भी कह सकते हैं, तो भूतापीय कहिए या इसी को आप भूसागरीय ऊर्जा कहिए, भूतापीय कहिए या आप इसको भूसागरीय ऊर्जा कहिए। ओके, तो ये था आपका भूसागरीय ऊर्जा कंप्लीट। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है नाभिकीय ऊर्जा, और इस नाभिकीय ऊर्जा को आप इतना सुंदर से आप पढ़िए, आप इतना सुंदर से पढ़िए कि मजा आ जाए। अब आप क्या पढ़ेंगे, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इसमें हम टर्म बोलते चलेंगे और आप लिखते चलेंगे। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, सबसे पहली बात कि परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक किसे कहते हैं, परमाणु के बीच का जो केंद्रीय भाग है उसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। पहला स्टार लिखिए कि परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं, लिख दिए। दूसरा स्टार लिखिए, नाभिक का आकार 10 के पावर -15 मीटर होता है। नाभिक का आकार कितना होता है, 10 के पावर -15 मीटर होता है। नाभिक में कौन कौन, नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होता है। नाभिक में कौन कौन होगा, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होगा। इसका मतलब नाभिक में Np होगा, Nn होगा, Pp होगा। इस प्रकार से 3 प्रकार का जोड़ा बना हुआ होगा, Np Nn Pp। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ जुड़ा होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ जुड़ा होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ जुड़ा होगा। इन सभी बंधन में, इन सभी ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो बॉन्ड है इसमें जो ऊर्जा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड है इसमें जो ऊर्जा है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें जो ऊर्जा है, इन सभी ऊर्जा को ही हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिक में इन सभी बॉन्ड में जो ऊर्जा होता है उसी को क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। कंप्लीट। नाभिक में लगने वाले बल को अगला स्टार, नाभिक में लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं।
नाभिक में लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। अगला स्टार, नाभिकीय बल दुनिया का सबसे मजबूत बल होता है। क्या बोले? नाभिकीय बल दुनिया का सबसे मजबूत बल होता है। क्या बोल रहे हैं? नाभिकीय बल दुनिया का सबसे मजबूत बल होता है। नेक्स्ट, नाभिक, अगला स्टार लिखेंगे अगला स्टार है, नाभिक में होने वाली अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक में जो भी अभिक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नाभिकीय अभिक्रिया, अगला हेडिंग दीजिए, अगला हेडिंग है नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। क्या बोले? नाभिकीय अभिक्रिया कितने प्रकार की? दो प्रकार की। नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की। पहला नाभिकीय विखंडन, विखंडन, और दूसरा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। क्या बोले? नाभिकीय अभिक्रिया कितने प्रकार का? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। विखंडन का मतलब होता है टूटना और संलयन का मतलब होता है जुटना। इस वर्ड को पकड़िए। विखंडन का मतलब टूटना, संलयन का मतलब जुटना। नाभिकीय विखंडन का मतलब नाभिक का टूटना, नाभिकीय संलयन का मतलब नाभिक का जुटना। इसका मतलब अगर नाभिक टूटेगा, जैसे एगो बड़का ईंट टूटेगा तो दो छोटका बनेगा। इसका मतलब नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? डैश लेके लिखेंगे आप। जब कोई भारी नाभिक, जब कोई भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाए तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? नाभिकीय विखंडन। जब, अब नाभिकीय संलयन, जब दो हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। क्या बोले? जब कोई भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक हल्के नाभिक का निर्माण करता है तो उसे क्या बोलेंगे? नाभिकीय विखंडन। जब दो हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तब उसका नाम क्या है? नाभिकीय संलयन। अब देखिए नाभिकीय विखंडन, मान लो आपके पास है यूरेनियम 235, ठीक है। नाभिकीय विखंडन कैसे होता है वो देखिए। आपने क्या किया, इस पर एक न्यूट्रॉन, ये मंद गति का न्यूट्रॉन है, जब इससे अटैक करवाओगे तो ये बनेगा क्रिप्टन और बेरियम, ठीक है। ये टूट जाता है किसमें? क्रिप्टन और बेरियम में। साथ ही ये 3 न्यूट्रॉन बनाता है और ऊर्जा मुक्त करता है। 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बनाता है, ठीक है। देखिए एक भारी नाभिक जो है वो दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट गया तो ये कौन सा प्रोसेस है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन, यहाँ देखिए जैसे 1H2 + 1H3, क्या बोले? 1H2 + 1H3, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है। जब ये दोनों मिलेगा तो ये बनेगा 2He4 + 0N1 प्लस ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण किया और यहाँ पे एक भारी नाभिक टूट करके दो हल्के नाभिक का निर्माण किया। इसीलिए ये प्रोसेस कौन सा है? ये प्रोसेस है विखंडन। और ये प्रोसेस कौन सा है? ये प्रोसेस है संलयन। ओके, तो क्या बोले? नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार का, एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। ओके, अगला वर्ड हम लोग देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर। अगला वर्ड है हम लोगों का नाभिकीय रिएक्टर। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या है जरा ये देखिए। नाभिकीय रिएक्टर किसे कहते हैं? अगला हेडिंग है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर क्या है जरा ये देखिए। नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं कि वैसा विद्युत उपकरण या वैसा उपकरण जिसमें नाभिकीय अभिक्रिया संपन्न होती है। क्या बोले? वैसा उपकरण जिसमें नाभिकीय अभिक्रिया संपन्न होती है उसे नाभिकीय रिएक्टर कहा जाता है। ओके, इसमें डैश देके लिखिए, वैसा उपकरण जिसमें नाभिकीय अभिक्रिया संपन्न होती है उसे नाभिकीय रिएक्टर कहा जाता है। कंप्लीट। नाभिकीय रिएक्टर जो है सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर फर्मी के द्वारा बनाया गया था। फर्मी, डॉक्टर फर्मी, साइंटिस्ट का नाम है, फर्मी के द्वारा बनाया गया था। ओके, आप देखेंगे नाभिकीय, जैसे आपने इंजन बनाया तो इंजन में तो आप ईंधन डालोगे, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी, कुछ ना कुछ तो डालोगे। उसी प्रकार नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या
या आपका प्लेटिनम या आपका रेडियम या आपका इरिडियम, ये सभी ईंधन के रूप में उपयोग होता है। लेकिन मेनली जो है, मेनली हम इस दोनों को मिटा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो आप इसी को टिक करना। ईंधन के इसमें स्टार लिखिए, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है, लिख दिए। अगला स्टार लिखिए, यूरेनियम 235 के 5 समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम 235 के 5 समस्थानिक। अब समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, ये जरा केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। यूरेनियम 235 के 5 समस्थानिक होते हैं। तो कौन कौन 5 समस्थानिक होता है, जरा ये देखिए। यूरेनियम 235 का, यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, यूरेनियम 237, यूरेनियम 238, यूरेनियम 239। गिनिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5। लिखिए स्टार। यूरेनियम के कितने समस्थानिक, 5, जिनमें से ये बेचारा अकेला अस्थाई होता है, बाकी ये सभी के सभी अस्थाई होता है। बताइए, यूरेनियम 235 अस्थाई नाभिक है कि अस्थाई नाभिक है? ये अस्थाई नाभिक है। और ये जो आपका बाकी है 36, 37, 38, 39 को क्या बोलेंगे, अस्थाई नाभिक। मतलब ये हमेशा टूटता रहता है लेकिन ये टूटता नहीं है, तो आपने क्या बोला, ये समस्थानिक। ओके, अब देखेंगे तो सबसे पहली बात कि ये हो गया आपका कौन चीज़, ईंधन के बारे में और समस्थानिक के बारे में। तो नाभिकीय अभिक्रिया, जो हम लोग क्या बोले कि नाभिक में होने वाली अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। और नाभिकीय अभिक्रिया रेगुलर चलता है, नाभिकीय अभिक्रिया नियमित रूप से चलता रहता है। अगला एक स्टार लिखिए, लिखेंगे आप कि नाभिकीय अभिक्रिया नियमित रूप से चलता रहता है, इसीलिए नाभिकीय अभिक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, श्रृंखला अभिक्रिया। क्या बोले, नाभिकीय अभिक्रिया रेगुलर रूप से, सतत रूप से चलता रहता है, इसीलिए नाभिकीय अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, श्रृंखला अभिक्रिया। ओके, आप देखेंगे ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है ये 2 प्रकार का होता है। क्या बोलना है, श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो हम लोग देखेंगे श्रृंखला, अगला हेडिंग दीजिए, श्रृंखला अभिक्रिया, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। पहला कौन सा हो गया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और दूसरा होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। दोनों को एक एक करके समझेंगे, पहले नाम समझिए। क्या बोले, श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ओके, पहला हेडिंग दीजिए आप, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, नहीं पहला 2 अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। पहला है आपका कि अनियंत्रित ही पहले पढ़ लेते हैं। आइए, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ये देखिए क्या है। सबसे पहली बात कि मान लो आपके पास यूरेनियम 92, परमाणु संख्या 92, परमाणु द्रव्यमान 235 हो गया। जब आपने इस पे मंद गति का न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन कैसा है, ये है मंद गति का न्यूट्रॉन से जब आपने प्रहार करवाया, जब आप यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉन से प्रहार करवाया, तब इसमें से देखेंगे, तब इसमें से 3, आपने देखा था ये रिएक्शन कैसा था, जरा इस रिएक्शन को देखिए। यूरेनियम 235 92 पर जब आपने न्यूट्रॉन से प्रहार करवाया था तो ये बना था क्रिप्टन, रेडियम और 3 गो न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा। ये रिएक्शन आपको हम लिखाए हुए हैं, ठीक है। 3 गो न्यूट्रॉन बना, देखिए ना कै गो न्यूट्रॉन बना है, 3 गो। इसका मतलब जब एक न्यूट्रॉन, यहाँ पे कितना न्यूट्रॉन बना है, 1 न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन जब अटैक करेगा तो कै गो न्यूट्रॉन बना, 3 गो न्यूट्रॉन, 0n1 0n1 0n1। देखिए कै गो बन गया, 3 गो। एक न्यूट्रॉन जब अटैक किया तो कै गो बना दिया, 3 गो बना दिया। अब देखेंगे अब क्या होगा, फिर ये एक न्यूट्रॉन ऐसा तो करोड़ों परमाणु होगा,
एक गो परमाणु पर अटैक किया तो 3 गो बना, फिर ये तीनों अलग अलग दूसरे दूसरे परमाणु पर अटैक करेगा, तो जब ये फिर अटैक करेगा तो फिर ये कै गो बनाएगा, 3 गो, ये भी कै गो बनाएगा, 3 गो, ये भी कै गो बनाएगा, 3 गो। इस तरीके से अब कै गो बन गया, 9 गो। फिर ये भी बनाएगा 3 गो, ये भी बनाएगा 3 गो, ये भी बनाएगा 3 गो, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, जोड़िए कितना हो गया, अगला बन गया 27 गो। 1 3 9 27 81, आगे 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 बढ़ता जाएगा। अर्थात ये जो अभिक्रिया है, आपने क्या बोला कि क्रिप्टॉन, रेडियम, 3 गो न्यूट्रॉन और ऊर्जा, मतलब यहाँ भी ऊर्जा बना, यहाँ भी ऊर्जा बना, यहाँ भी ऊर्जा बना, यहाँ भी ऊर्जा बना, और एक समय ऐसा आता है कि ऊर्जा की मात्रा इतनी अधिक, जैसे कि मान लीजिए आग जब तक चूल्हा में है तो हम लोग उसको नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन अगर वो किसी बिल्डिंग में लग जाए तो महंगा पड़ जाता है। सेम टू सेम ऊर्जा जब कम है तब तो उसको हम लोग संभाल लेंगे, पानी गर्म करने में बेसी ऊर्जा है तो पानी गर्म कर लेंगे, बेसी ऊर्जा है खाना बेसी पका लेंगे, बेसी ऊर्जा है और कोई काम कर लेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ऊर्जा इतना अधिक हो जाए कि अगर पानी गर्म करने जाए तो बर्तन जला दे, नहीं, खाना बनाने जाए बर्तन जला दे, हाथ सेकने जाए हाथ जला दे, कपड़ा सेकने जाए कपड़ा जला दे, इसका मतलब क्या है, ये एक भयानक रूप ले लेगा, मतलब इसे हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। तब इस प्रकार की अभिक्रिया का क्या नाम है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ओके, तो जब यूरेनियम 235 पर 1 न्यूट्रॉन अटैक करता है तो वो 3 न्यूट्रॉन बनाता है, पुनः वो तीनों 3-3 न्यूट्रॉन बनाएगा, पुनः 3-3 बनाएगा, और इस प्रकार से ये अभिक्रिया इतना फास्ट हो जाएगा, इतना आगे बढ़ जाएगा कि ऊर्जा की इतनी बड़ी मात्रा में उत्पत्ति हो जाएगी कि उसे हम लोग संभाल नहीं पाएंगे और वो एक विनाशकारी रूप ले लेगा, और इस प्रकार की अभिक्रिया को अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट दूसरा हेडिंग दीजिए, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ये कैसा था, ये था अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और अगला क्या है, दूसरा पॉइंट है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला ये क्या है वो देखिए। जैसे आपने क्या देखा, यूरेनियम 235-92 उस पर आपने अटैक किया न्यूट्रॉन से, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, 3 न्यूट्रॉन बनाएगा, 3 न्यूट्रॉन बनाएगा, 3 न्यूट्रॉन बनाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, एक ऐसा आदमी को भेजा, एक ऐसा जानवर को भेज दिया, जो मान लो आप छिपकली भेज दिए, ऐसा एक उदाहरण देते हैं, वो छिपकली गया और ये दोनों न्यूट्रॉन को खा गया। ठीक है, अब देखिए, तो अब ये अकेला बच गया, फिर ये अकेला क्या करेगा, फिर ये अकेला 3 को उत्पन्न करेगा। तो आपने क्या किया, फिर आप तो छिपकली छोड़े हुए हैं, वो छिपकली जाएगा फिर 2 को खा जाएगा, 2 खा गया, फिर ये अकेला बच गया, फिर ये क्या करेगा, फिर ये 3 उत्पन्न करेगा, 0n1 0n1 0n1, फिर छिपकली आपका गया और छिपकली जाके फिर 2 जाके खा लिया। मतलब हर एक स्टेप में यहाँ भी एक न्यूट्रॉन, यहाँ भी एक न्यूट्रॉन, यहाँ भी एक न्यूट्रॉन, यहाँ भी एक न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो हमेशा निश्चित है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या नियत है तो ऊर्जा जो उत्पन्न होगा वो भी नियत होगा, मतलब आज ऊर्जा अंडर कंट्रोल है, आपके वश में है। तब इस प्रकार की अभिक्रिया का क्या नाम है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। आप देखेंगे ये जो आपने छिपकली भेजा था, इस छिपकली को बोलते हैं अवशोषक रॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, अवशोषक रॉड, और अवशोषक रॉड कहिए या छड़ कहिए, अवशोषक छड़ के रूप में या तो कैडमियम या बोरान का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अवशोषक रॉड के रूप में ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला, न्यूट्रॉन को खाने वाला जो छिपकली है उसी का नाम है अवशोषक रॉड, और उसके रूप में कौन कौन हो सकता है, या तो कैडमियम डाल दीजिए या तो बोरॉन डाल दीजिए। ओके, नेक्स्ट आपने पीछे देखा था, आपने बोला था कि सर हम लोग नाभिक पर मंद गति के न्यूट्रॉन से प्रहार करेंगे, लेकिन यदि कभी न्यूट्रॉन का गति अधिक हो, यदि कभी न्यूट्रॉन का गति अधिक हो तो न्यूट्रॉन के गति को कम करने के लिए हम लोग मंदक यूज करते हैं। न्यूट्रॉन के गति को कम करने के लिए हम लोग मंदक यूज करते हैं, और मंदक के रूप में आप इस स्टार को लिख लीजिए, लाइट कट चुकी है। मंदक के रूप में
या तो आप यूज करेंगे भारी जल का फॉर्मूला लिखिए D2O, जिसको ड्यूटेरॉन कहते हैं, या ग्रेफाइट का क्षार। क्या बोले? या तो ग्रेफाइट का क्षार या तो भारी जल। तो बताइए मंदक के रूप में किसका उपयोग करेंगे? तो भारी जल का या फिर ग्रेफाइट के रॉड का। कैडमियम या बोरॉन का किस में उपयोग करेंगे? तो उपयोग करेंगे किस में? नियंत्रक क्षार के रूप में या अवशोषक क्षार के रूप में। ओके, आज के लेक्चर को यहाँ पे हम लोग रोकेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग वीडियो को देखते होंगे, नोट्स बनाते होंगे और मज़े से पढ़ते होंगे। थैंक यू सो मच।